Assalamualaikum, my name is Rida Talpur. I am a PMS 2018 qualifier, and today we are going to study regarding gender studies. This is the first lecture of gender studies. So आज हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे कि जेंडर स्टडीज़ होता क्या है। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी रोड मैप तो बनाया हुआ है आज के लेक्चर का कि होता क्या है। तो जेंडर स्टडीज़ स्टार्ट करने से पहले हमने ये पढ़ना है कि जेंडर इटसेल्फ क्या है, क्योंकि ये जो सारी स्टडी जो सारा सब्जेक्ट है वो किस पे, जेंडर पर ही जो है रिवॉल्व होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि वेदर हमने जेंडर स्टडीज़ लेना है या नहीं लेना, इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स ऑलवेज कि जेंडर स्टडी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट टू कवर इन PCS एज वेल एज इन CSS, क्योंकि इसका जो इट्स लाइक हमारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ से जेंडर कनेक्टेड है। ये जो एक सब्जेक्ट है वो ऐसे है कि अगर इसमें आप सिर्फ थ्योरीज पढ़ लें और इनके कुछ टर्म्स को याद कर लें, समझ लें, तो उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप न्यूज़पेपर से वैसे ही पढ़ते रहते हैं। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इसमें ऑनर किलिंग आ जाता है, इसमें रेप आ जाता है, इसमें एजुकेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सराउंड करता है वुमेन को। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि जेंडर स्टडीज़ होता क्या है। तो पहले होता है कि जेंडर क्या है। भाई एक लफ्ज़ है जेंडर और दूसरा होता है सेक्स। हमने इन दोनों को इतना मिला दिया है कि अब हमें पता ही नहीं चलता, आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जेंडर और सेक्स में फ़र्क क्या होता है। सेक्स इज़ समथिंग दैट इज़ बायोलॉजिकल, ठीक है, हमें बायोलॉजिकली हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जबकि जेंडर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एक तरीके से हम कहें कि एक तरीके का उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि भाई लड़कियों को इस तरीके से जो है एटीट्यूड दिखाना है या इस तरीके से रन करना है सोसाइटी में, और लड़कों को इस तरीके से जो है रन करना है। तो जेंडर इटसेल्फ जो है वो एक फिनोमेना है जिसमें जो है हमें बताया जाता है कि लड़की को कैसे जो है बिहेव करना चाहिए और लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे अब देखें कि व्हाट जेंडर, तो जेंडर यही है। जेंडर की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यही होगी कि जेंडर क्या है। देखें तो जेंडर क्या है, तो जेंडर एक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सोसाइटी हमें जो है ना एक्सपेक्ट करती है कि कोई मेल अगर है तो वो किस तरीके से बिहेव करे और फीमेल किस तरीके से बिहेव करे। अब सवाल आ जाता है कि वाई का फिर से जो है ना कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी जो थी जिस तरीके से वो इवॉल्व हुई है उस तरीके से जो है उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक कल्चर बना दिया, एक तरीके का जो है एक सिस्टम ऐसा कायम कर दिया जिसमें उन्होंने जो है औरत को क्या रखा है कि भाई औरत हमेशा घर के काम करेगी, औरत को बच्चे पालने हैं, औरत को हमेशा मर्द के नीचे रहना है, उसमें ज़्यादा अकल नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे फैसले कर सके। देखिए आज तक जो है जब भी कोई ड्राइव कर रही होती है औरत, तो अक्सर हम क्या कहते हैं कि औरत है ना इसलिए इसको ड्राइविंग सही नहीं आती है। अगर कोई मैकेनिक औरत बन जाए तो हम क्या कभी उसके पास गाड़ी नहीं ले जाएंगे, हम ये सोचेंगे क्योंकि ये औरत है इसको सही तरीके से आता नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे जहन में बिठाया गया है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो सिर्फ औरतें सही कर सकती हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जो सिर्फ मर्द ही सही कर सकते हैं। जैसे अगर के बच्चे को पालने की बात आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि माँ से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं पाल सकता। हालांकि बच्चे को पालने में अपार्ट फ्रॉम सम फ्यू थिंग्स बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो मर्द और औरत नहीं कर सकता। औरत भी पैम्पर चेंज कर सकती है तो मर्द भी पैम्पर चेंज कर सकता है, मर्द बच्चे को उठा सकता है, औरत भी उठा सकती है। लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं, बच्चे की परवरिश बेहतर कौन कर सकता है, माँ कर सकती है। तो ये क्या आ जाता है कि ये है कि हमने एक जेंडर बनाया हुआ है, औरत को एक जेंडर दिया हुआ है, मर्द को एक जेंडर। जैसे औरत जो होती है क्या हम कहते हैं कि वो हमेशा नाजुक है, वो कमज़ोर है, वो इमोशनल है, तो वो क्या है हमने एक उसको जेंडर पर्सपेक्टिव में आके हम उससे देख रहे होते हैं। और मर्द को हम क्या कहते हैं कि वो बहादुर है, उसको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसको रोना नहीं चाहिए, मर्द कभी नहीं रोते हैं, इस किस्म की बातें। तो जो जेंडर स्टडी है वो जो पूरा जो बेसिक फिनोमेना है वो क्या है कि जेंडर पर है। कि जेंडर स्टडीज़ देखती क्या है कि ये दुनिया जो है इसने जो है ना जेंडर के पर्सपेक्टिव पे जो है ना औरत और मर्द को कैसे जो है एक तो डिवाइड किया हुआ है, और फिर इस जेंडर से क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। फिर है कि भाई जेंडर कहाँ कहाँ नज़र आता है। तो आप देखिए आपको ज़िंदगी के हर पहलू पे, लैंग्वेज से लेकर करियर तक आपको जेंडर नज़र आएगा। जैसे लड़कियों के लिए अलग जो है ना वो शी आ जाता है, लड़कों के लिए ही आ जाता है। जैसे हेड मिस्ट्रेस आ जाता है, हेड मिस्टर आ जाता है, मिस्टर आ जाता है, मिसेस आ जाता है। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज को अगर देखें तो वो क्या है, जेंडर्ड है। फिर ऐसे अगर हम सोसाइटी में आ जाए तो क्या सोसाइटी जेंडर नहीं है। लड़कियों के लिए एक स्पेसिफिक कपड़े रखे हुए हैं कि भाई उनके क्या है शो
वो कलर पहनने हैं, लड़कियां मेकअप कर सकती हैं लेकिन लड़के मेकअप नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी ने एक तरीके के हमें जेंडर्ड जो है डिफरेंस दिखाए हुए हैं। तो जेंडर हमें हर जगह पर मिलता है। इवन अगर आप कैरियर में देखें तो देयर आर सो मेनी जॉब्स इन वर्ल्ड। इवन पाकिस्तान को उठा लें, अगर आप संडे की कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली क्या है, सिर्फ मर्दों के लिए हैं। इवन अगर हम अपनी पॉलिटिक्स में आ जाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर मिनिस्ट्रीज़ किन को दी जाती हैं, मर्दों को दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मिनिस्ट्रीज़ किसके पास होती हैं, वो हमेशा औरतों के। अव्वल तो वो औरतों को ज़्यादा आगे लाते नहीं हैं, लेकिन अब जो है हम पर जब UN का, जब इंटरनेशनल सोसाइटी का प्रेशर पड़ रहा है तो अब हमने देखा है कि हमारी औरतें जो मिनिस्टर्स आ रही हैं, फेडरल पर हों या फिर प्रोविंशियल लेवल पर, वो ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन क्या वो उतना ज़्यादा काम कर रही हैं? देखिए औरतों का अगर पाकिस्तान में देखें तो हमने क्या दिया हुआ है, हमने उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी हुई है, हमने उनको ह्यूमन राइट्स दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको क्या टेलीकम्युनिकेशन वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें टेक्निकलिटी बहुत कम है वो हमने दी हुई है। तो इसका जवाब ये है कि जेंडर कहाँ पर है, जेंडर इज़ एवरीवेयर। सही। फिर आ जाता है सेक्स के। भाई सेक्स क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जो हमने कहा कि इस हाउ जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना, तो इसका जवाब मैंने अभी दे दिया कि कैसे इसको हमने सोशली कंस्ट्रक्ट किया है। जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो अच्छा उस वक्त हमने सेक्स डिटरमाइन हम करते हैं। लड़के और लड़की का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, उनके जेनिटल पार्ट से होता है, उनकी बॉडी से होता है। फिर नेचर ने उनको एक किस्म का एक सिस्टम दिया हुआ है जिससे हम तो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन फिर बात यह आ जाती है, क्या एक दूसरे से डिफरेंट होने का मतलब ये है कि एक दूसरे के राइट्स भी डिफरेंट हो? क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई लड़की है तो उसको वो जॉब नहीं मिलनी चाहिए जो लड़का कर सकता है? या ये आपको किसने कहा है कि जो चीज़ लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता और जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती? तो जेंडर स्टडी का जो पूरा जो सब्जेक्ट है वो इसी बात पर रिवॉल्व करता है कि भाई इक्वली जो है एज अ जेंडर लोगों को ट्रीट ना किया जाए, एज अ जेंडर लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, एज अ ह्यूमन उनको ट्रीट किया जाए। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स ये होता है कि हमारे फीमेल के जो हैं ऑर्गन्स डिफरेंट हैं थोड़े से, मेल के डिफरेंट हैं, उनके क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। उनकी वजह से खुदा ने जो है या नेचर ने जो है ये एक चीज़ें दी हुई हैं कि भाई जो औरत है वो बच्चा पैदा कर सकती है और जो मर्द है उन दोनों के मिलाप से बच्चा पैदा होता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो औरत को और मर्द को डिफरेंट बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो तब बहुत ज़्यादा जेंडर स्टेरियोटाइप थे। उस वक्त उन्होंने ये रिसर्च की हुई थी, बल्कि आज तक वो रिसर्च मौजूद है कि जो औरत होती है उसका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है और जो मर्द है उसका राइट सेरिब्रम ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो है मैथ में जो है लेट से इंटेलिजेंट होते हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं वो उनकी लॉजिकल रीजनिंग कम होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। हालाँकि ये जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में की गई रिसर्च है और इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों पर की गई थी और उसको फिर बाद में रिवॉल्व नहीं किया गया, उसको बाद में ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया। तो ये कहना कि औरतें ज़्यादा जो है स्टूपिड हैं या मर्द ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और यही हमें जेंडर स्टडीज़ पढ़ाती है। फिर आ जाते हैं कि वुमेन स्टडीज़। अच्छा, हमने वुमेन स्टडीज़ जेंडर स्टडीज़ में इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि वुमेन स्टडी ही से जेंडर स्टडी का स्टार्ट हुआ था। अब हम आ जाते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी में, जब जो है फर्स्ट वेव जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वुमेन की स्टार्ट होती है। यानी वर्ल्ड वॉर से पहले जो है ख़वातीन जो हैं इंग्लैंड में और USA में खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, एकेडमिकली भी नाइंसाफ़ी है और प्रैक्टिकली भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। एकेडमिकली नाइंसाफ़ी क्या है कि उन्होंने कहा कि जितने भी जो है एकेडमिक हिस्ट्री है उसमें औरतें हैं ही नहीं। देखिए, जो पुराना अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक्त जो औरतें थी वो ज़्यादा किताब नहीं लिख सकती थी। वो जब भी पोइट्री करती थी या किताब लिखती थी तो वो मर्दों के नाम जो है मर्दों के नाम से वो पब्लिश कराती थी। वो इसलिए क्योंकि उस ज़माने जहालत में जो वो समझते थे कि औरत ये कर नहीं सकती है, अगर वो कोई बुक पब्लिश करती तो उसको ऑडियंस मिलती नहीं, इसलिए वो क्या करती थी कि वो और मर्दों के नाम लेती थी। तो जैसे पहली जो वैक्सीन थी मलेरिया की जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी? वो असल में औरत ने बनाई थी, लेकिन आज तक क्या साइंस उसे मानती है? अब उनके नाम बुक्स में आ रहे हैं। या जो पहला जो नासा का कोड था वो बनाने में किसने हेल्प की थी? वो एक औरत का कमाल था, लेकिन क्या था कि उसका सारा क्रेडिट किसने ले लिया? मर्द ने ले लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई औरतें जो है वो एकेडमिक जो है फील्ड से बिल्कुल मिस हैं। क्या मतलब हमारी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है? क्या मतलब हम सदियाँ दर सदियाँ जहालत में ही रही हैं? आखिर हमारी ख़वातीन ने जो इतनी साइंटिफिक रिसर्च की
रखी है, जो इतना कुछ लिखा है, लिटरेचर लिखा है, वो सब कहाँ है। तो फिर जो है वुमेन स्टडीज़ जो है उसकी जो है एक वेव, पहले तो वुमेन की वेव, फेमिनिज्म की वेव उठती है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमारा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम पढ़ेंगे कि औरतों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, औरतों के क्या मसले हैं, औरतें कैसे कैसे जो है वो कंट्रीब्यूशन अभी तक दे रही हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होता है वुमेन स्टडीज़। फिर ये वुमेन स्टडीज़ जब आगे चलता है, क्योंकि ये वुमेन स्टडीज़ नाम ही वुमेन है, तो ये सारा का सारा जो है किस पे रिवॉल्व करेगा, वुमेन पे करेगा। ये वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट हो गया था। फिर जब थर्ड में वो फेमिनिज्म आती है, सेकंड जो है उसमें जो है मर्द उनके साथ आ जाते हैं। फिर जो थर्ड वेव आती है उसमें जो है वो जेंडर स्टडीज़ आती है। मर्दों ने कहा कि भाई आपके साथ तो मसले हैं, लेकिन क्या मर्दों के साथ मसले नहीं हैं? मर्दों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनका भी रेप होता है, उनको भी अब्यूज़ किया जाता है, उनको भी कम किया जाता है। तो ये कहना कि सिर्फ औरतों के साथ इस सोसाइटी में जो है ना मसले हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या, एक जेंडर जो है, एक जेंडर वर्ड इन्वेंट हुआ और उसके बाद जेंडर स्टडीज़ का स्टार्ट होता है। तो जेंडर स्टडीज़ क्या है? जेंडर स्टडीज़ ये देखती है, अगर उसकी डेफिनेशन भी आ जाए तो वो ये देखती है कि जेंडर के हिसाब से, जेंडर के पर्सपेक्टिव पर कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, क्या हमें नुकसान होते हैं, क्या हमें फ़ायदे होते हैं, और इस ही को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले IR के लेक्चर्स में कहा था कि ये जो डायनामिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनकी कोई एक जर्नल जो है ना हम डेफिनेशन बता नहीं सकते हैं। एंड बिसाइड ए जेंडर स्टडी जो है वो अभी बहुत न्यू सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इससे आए हुए 4 to 5 डेकेड्स भी मुश्किल से हुए होंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इसकी प्रॉपर तरीके से जो है कोर्सेज नहीं दिए गए, या इनकी ज़्यादा जॉब्स मौजूद नहीं, इसीलिए हम जेंडर स्टडीज़ की कोई एक जो है पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज़। जब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं तो जो वुमेन स्टडीज़ था उसने भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में से जो है अपना मवाद उठाया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जेंडर स्टडीज़ है उसको हम एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। वो क्या है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसमें सोशोलॉजी भी आ जाता है, उसमें इकोनॉमिक्स आ जाता है, और उसमें हिस्ट्री आ जाती है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उनको मिक्स करके जब हम पढ़ते हैं तो फिर वो जेंडर स्टडीज़ बनता है। यानी उन पर्सपेक्टिव्स पर, उन चीज़ों पर भी जो है जेंडर स्टडी देखती है। जैसे इससे पहले कभी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है IR में जो है हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, फेमिनिज्म क्रिटिक्स आपको नज़र आएगी IR में, कि फीमेल्स देखती हैं कि भाई हम आपके जो IR के जो यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसका फीमेल्स पे क्या असर पड़ता है। तो इसी तरीके से जो जेंडर स्टडीज़ है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, लिहाजा इसका जो स्कोप है उसमें क्या आ जाता है कि वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें जो है जेंडर इन्वॉल्व है वो सारी क्या आ जाती हैं, जेंडर स्टडीज़ में आ जाती हैं। जेंडर स्टडीज़ हमने क्यों पढ़ना होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अपार्ट फ्रॉम CSS या PCS, आखिर ये जेंडर स्टडीज़ पढ़ा क्यों रहे हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि जब जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं तो पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो स्टेट है यानी जो कंट्री है, जब जो ये जो इनके एकेडमिक रिसर्च करते हैं कि भाई इस पॉलिसी से ख़वातीन पर ये इम्पेक्ट पड़ा, मर्दों पर ये इम्पेक्ट पड़ा, ओवरऑल उन्होंने जेंडर को कैसे देखा और उनका क्या जो है फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो जो स्टेट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़्यादा क्या हो जाती हैं, जेंडर सेंसिटिव हो जाती हैं। जैसे इससे पहले जो है हमारे यहाँ ये नहीं होता था, डे केयर सिस्टम नहीं आया था, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं उसमें क्या है कि डे केयर सिस्टम आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर वुमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ ना होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल आई थिंक 34 में क्या है कि भाई मैटरनिटी लीव देनी है वुमेन को, और उसको क्या निकालना नहीं है जब तक वो उस प्रेगनेंसी के पीरियड में है। तो अगर ये चीज़ें ना होती तो क्या है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ना होती हमारे कंट्रीज़ में, हमारे स्टेट में, तो ये उसकी इम्पोर्टेंस और फ़ायदा है। फिर आ जाती हैं कि जेंडर की डायमेंशंस क्या हैं। पहले तो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा कि ये स्टेट के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, फिर ओवरऑल जो ये सोसाइटी है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है कि सोसाइटी क्या होगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन उसमें आएगी, यानी वो जेंडर को जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किसी औरत को सिर्फ उसके जेंडर के पर्सपेक्टिव पे यानी औरत होने के बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई लड़का पिंक कलर के कपड़े पहनना चाहता है तो उसको पहनने दिया जाए, ना कि उसकी नौकरी की जाए। अगर कोई किसी लड़के को किसी मर्द को किसी बात पे रोना आ जाता है तो इट्स ओके, हम ह्यूमन्स हैं। ये क्यों कहा जाता है कि औरत रो सकती है, मर्द नहीं रो सकता? तो इसीलिए जेंडर स्टडीज़ को जो है पढ़ाया जाता है। अब आ जाते हैं डायमेंशंस पर। तो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है।
पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि इनकी जो वुमेन फेमिनिज्म वेव्स उठी थी, और इसके अलावा जो इनकी स्टडी है उसमें क्या होता है कि वो पॉलिटिकली औरतों को जो हक दिलाते हैं इसकी वजह से वो क्या है, वो पॉलिटिकल उसकी डायमेंशन आ जाती है। फिर उसकी आ जाती है इकोनॉमिकल डायमेंशन, यानी वो इकोनॉमी में औरतों का क्या हिस्सा है, जेंडर के बेसिस पर कौन सी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर हम देखें तो ओवरऑल हम जेंडर तो कर रहे हैं, पर जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़्यादातर जेंडर स्टडीज़ में जब हम जेंडर कह रहे होते हैं तो वो वुमेन को कह रहे होते हैं, क्योंकि मर्दों के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन अभी तक नहीं है जितनी औरतों के साथ है। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है उसका सोशल डायमेंशन में, कि सोसाइटी जेंडर को किस तरीके से देख रही है, और जेंडर स्टडीज़ को सोसाइटी पर, सोशल लेवल पर क्या क्या वर्क करना है। तो ये इसकी 3 डायमेंशन है और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो होता है कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हमने बहुत पढ़ा है यहाँ, जिसे हम सेक्सिज्म भी कहते हैं, कि वो हमने बहुत पढ़ा है। तो वो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा लेक्चर में कि लड़कियों के लिए क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट हैं, वो बहुत फ्रेजाइल हैं, वो बहुत इमोशनल हैं, जबकि मर्द क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, वो लॉजिकल हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। तो ये इस किस्म के वर्ड्स जो हम लिटरेचर में पढ़ते थे, अब तो ज़ाहिर है हमारी जो स्पेशली जो वेस्टर्न सोसाइटी है, क्योंकि ज़्यादातर सारी दुनिया जो है अमेरिका को, वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो करती है, तो वो बड़े जो हैं इस हिसाब से जो हैं अवेयर हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है वो उन्होंने स्टेरियोटाइपिंग बहुत कम कर दी है। लेकिन अभी तक हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो ऐसा ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनते हैं। तो ये जो वर्ड्स, जो ये सेंटेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। यानी किसी को जेंडर के बेसिस पर जो है डिमीन करना, किसी को कम दिखाना या किसी को बहुत ज़्यादा दिखाना, उसको जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। बिल्कुल ही इसके अपोजिट में उसका सोल्यूशन जो आता है उसको जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो 4th जो UN की जो है वुमेन, आगे चल के जो हम पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम बीजिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, उसमें इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को अगर देखें तो उसका ये मकसद है कि जेंडर को मेन स्ट्रीम किया जाए, यानी जेंडर को इतना नेचुरलाइज किया जाए कि जेंडर में, यानी मर्द और औरत के जेंडर में कोई फ़र्क ना रहे। जब फ़र्क नहीं रहेगा तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप इसमें क्या आ जाता है कि हम वुमेन को एम्पावर करें। जब हम दोनों में फ़र्क नहीं देखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो फिर जो बहुत कम है सोसाइटी में, हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। आज तक देखें दुनिया में 50% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है, लेकिन पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट जो हैं वो कौन है, ख़वातीन हैं। सबसे ज़्यादा मसाइल में अगर देखा जाए तो वो ख़वातीन होती हैं। उसके बहुत ज़्यादा रीज़न से, एक तो उस पर ज़्यादा जो है एक किस्म की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई जंग होती है, जब भी कोई मसला होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में जो जाने वाली जो तबका होता है सोसाइटी का, वो औरतें होती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले मेन स्ट्रीम किया जाए और उसके बाद उसको एम्पावर किया जाए। अच्छा, उसके बाद है जेंडर रोल्स एंड रिलेशन। अच्छा, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के बाद जो चीज़ आ जाती है वो है जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जेंडर जो है वो हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था, सोसाइटी को इस तरीके से बनाया गया कि जो है जिसमें औरत को क्या है वो कम किया गया और मर्द को क्या है ज़्यादा किया गया। यानी मर्द जो था वो अपर लेवल पे आ गया और जो औरत थी वो उसकी ग़ुलाम, अगर हम ग़ुलाम भी कहें तो बुरा नहीं होगा, एक तरीके से ग़ुलामी में आ गई। फिर क्या हुआ कि उससे जब आगे बढ़ते गए तो फिर रोल्स एंड रिलेशंस बन गए कि एक जेंडर को एक रोल दे दिया गया और उसका दूसरे जेंडर से क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम रोल्स में देखें कि मैंने क्या कहा था कि ये औरतों का रोल नहीं है कि वो बच्चों को पालें, वो घर के काम करें, वो फ्री की आपको सर्विस हर वक्त दें। आपका मूड ख़राब है, आप घर आते हैं तो आप आके अपनी बहन पर लड़ना स्टार्ट हो जाएं, या आपकी बहन आपसे ही परमिशन मांगे जाने के लिए। तो ये क्या था, ये सोसाइटी ने रोल दे दी वुमन को। वुमन को क्या रोल दी कि उसका रोल है कि वो केयर करेगी सबकी, वो फ्री में उसकी सर्विस करेगी। देखिए अभी रिसेंट एक रिसर्च आई थी कि अगर औरतों की जो फ्री सर्विसेज हैं, जैसे खाना पकाना हो गया, सफाई करना हो गया, बच्चों को पालना हो गया, बड़ों की खदमत करना हो गया, अगर सारी दुनिया की औरतों की वो सारी खदमात को हम पे करना स्टार्ट कर दें तो दुनिया की जो GDP बनती है उसमें 4 to 5% जो है, इतने पैसे जो हैं, इतने बिलियंस जो हैं बनेंगे। यानी इतने बिलियंस की सर्विस वुमन फ्री में सारी दुनिया में दे रही है। क्यों? क्योंकि उसके रोल में आ गया कि भाई इस जेंडर की जो यानी इस जेंडर में जो आएगा, यानी जो फेमिनाइन है, जो फेमिनिटी है, उसका जेंडर जो भी होगा तो उसमें क्या होगा कि उसका काम होगा ये। अच्छा, उसका अब रिलेशन क्या है, अब जेंडर रिलेशन में आ जाते हैं। तो रिलेशन ये है कि जेंडर के बेसिस पे रिलेशन। अब एक मर्द और औरत के रिलेशंस में ये होता है कि जो मर्द है वो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगा, जो औरत होगी वो क्या होगी, कम होगी। हमारे अगर नॉर्दर्न जो है ट्राइबल एरियाज़ में देखें, कोई भी अगर औरत है
वो अगर अपने हस्बैंड से ही थोड़ा बहुत आर्ग्यू करती है तो उनके जेंडर रिलेशन इस तरीके से कल्चरली बताए गए हैं कि भाई वो उनसे बहस नहीं कर सकती है, वो कभी मर्द की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती है, और अगर वो जाएगी तो इवन उसको मार तक दिया जाएगा। आज तक अभी जो है पाकिस्तान में 2013 के बाद से थोड़ा बहुत फ़र्क आया था वोटिंग में, वरना आपको पता होना चाहिए कि KP के बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित के कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर जो है 1970 से लेकर जो है आज तक कभी उनको वोटिंग के लिए बाहर नहीं भेजा गया ख़वातीन को। फिर पाकिस्तान में जो है ये रूल जो है आया, ये एक्ट पास किया गया कि जहाँ पर भी 10% भी कम से कम वुमन नहीं होंगी, यानी आप ये देखें कि औरतों को आखिर वोटिंग का राइट क्यों नहीं दिया जाता, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन फिर जो है दुनिया ने फील किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने फील किया कि 10% ख़वातीन भी अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं तो वो वहाँ के एरिया का इलेक्शन नहीं कहलाएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, डिवॉइड कर दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा। तो ये जो जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस है वो जेंडर के बेसिस पर जो है मर्द को और ख़वातीन को दिए जाते हैं। रिलेशंस में यही है कि मर्द जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन सा जेंडर किस जेंडर से किस तरीके से बिहेव कर सकता है। मर्द जो है औरत पे हाथ उठाए तो कोई बात नहीं है, वो हमारा पर्सनल इशू हो जाता है, लेकिन अगर औरत मर्द पे हाथ उठा दे तो फिर वो क्या हो जाता है कि वो बदतमीज़ हो जाती है। वही घर वाले जो बेटी को अगर बहुत ज़्यादा मार पड़ जाए तो उसको कहेंगे सब्र करें, लेकिन अगर वही अपने शौहर को पीटेगी तो उसे क्या कहेंगे कि ये तुमने क्या गुनाह कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ सोसाइटी हैव कंस्ट्रक्टेड द जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस। फिर एक जेंडर में एक बहुत बड़ा जो है टर्म यूज़ होता है पैट्रियार्ची। देखिए पैट्रियार्ची क्या है, देखिए पैट्रियार्ची पैटर्नल से निकली है, और पैटर्नल क्या है, बाप की तरफ से। तो अगर सोसाइटी को अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो पहले हम ये देखते हैं कि औरतें जो थी वो ज़्यादातर मैटरनल सोसाइटी थी, यानी जो औरतें थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो सोसाइटी चेंज होती है और फिर क्या हो जाता है कि मर्द ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मर्द का हुक्म चलता है। वो इसलिए भी चलता है क्योंकि मर्द ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है, औरत क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई। जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो उसके पास बाकी रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गए। अब वो हर तरीके से ज़्यादातर मर्द पर डिपेंडेंट है, चाहे वो अपनी एजुकेशन हो, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपनी फ्रीडम हो। तो वो सोसाइटी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मर्द की बात सुनी जाए, जहाँ पर फैसले मर्द करता है, उसे पैट्रियार्चिकल सोसाइटी कहा जाता है। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, या किसी भी घर का मिसाल ले लें, अगर आपके घर में सबसे ज़्यादा फैसले जो हैं वो मर्द हजरात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो, बाहर जाने का हो, शादी का हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाता है, पैट्रियार्ची हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जो है ख़वातीन ज़्यादा पावरफुल है तो वहाँ क्या होगा, पैट्रियार्ची कम होगी। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान क्या है, वो पैट्रियार्कल ही सोसाइटी है। वो क्यों, क्योंकि हर जगह पे आपको मर्द ज़्यादा नजर आएंगे। ऑनर किलिंग कौन करता है पाकिस्तान में, रेप ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है, ज़्यादा फोर्स मैरिजेस कौन कराता है। इस किस्म की जब हम बातें किसी भी सोसाइटी में देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कर कौन रहा है, तो हमें नज़र आता है कि मर्द ज़्यादातर इन्वॉल्व है। तो वो क्या हो जाता है कि वो सोसाइटी पैट्रियार्ची में आ जाती है। अब फिर उससे हमें क्या नुकसान होता है, भाई चलें कोई बात नहीं है, मर्द अगर कर भी रहे तो क्या हुआ, उससे हमें आगे चलकर ये नुकसान होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जो फिर आगे चल के क्या देती है, जेंडर वायलेंस में तब्दील हो जाती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस में। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन हम UN की डेफिनेशन ही देख लें तो यूनाइटेड नेशंस जो है कहता है कि उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो इस बेसिस पे हो कि अगले बंदे का जेंडर क्या है तो उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर दो जो जॉब्स अवेलेबल हैं और 3 लोग हैं, यानी 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, अगर मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने जाती हूँ और वो कहते हैं कि नहीं ये जॉब सिर्फ लड़के के लिए है, तो वो क्या होगा, उन्होंने मुझसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, यानी मैं कैपेबल थी, मेरी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन मुझे वो जॉब क्यों नहीं मिली, सिर्फ मेरे लड़की होने के बेसिस पर। फिर से हम वो रिपीट करेंगे कि आप अब ये आपका खुद का असाइनमेंट है कि आप देखेंगे कहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। हमें हर जगह पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगी। जब ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाती है, यानी स्ट्रक्चरल हो जाती है, तो क्या होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले तो हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना था वुमन को, फिर हमने क्या करना है, वायलेंस स्टार्ट कर देना है। यानी अब हम उन पे हाथ भी उठा सकते हैं, हम उन्हें गाली भी दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ गलत भी कह सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को जब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो साइकोलॉजिकल जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाएगी। और जब हम फिजिकल में आ जाएंगे तो फिजिकल में हम देखेंगे कि हाथ उठाना, मारना, कत्ल कर देना या उसको कैद कर देना, वो सब क्या हो जाएगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाएगा।
आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि भाई जेंडर में और वुमेन स्टडीज़ में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि वुमेन स्टडीज़ जो है वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से स्टार्ट हुई थी, जबकि जेंडर जो है वो थर्ड वेव से हुआ था। वुमेन स्टडीज़ जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करती है, वो ज़्यादातर फोकस करती है सिर्फ वुमेन के मसलों पर, वो वुमेन सेंट्रिक स्टडी है। जबकि जेंडर जो है वो क्या करता है, वो मेल को, फीमेल को, इंटरसेक्स पर्सन को, बाइसेक्सुअल्स को, गे को, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम इससे क्वेयर थ्योरी कहते हैं, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जिसमें हम बाइसेक्सुअल्स को पढ़ते हैं, गे को पढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर्स को पढ़ते हैं और लेस्बियंस को पढ़ते हैं। हम इस्लामिक सोसाइटी में जो है इन चीज़ों को नहीं मानते। हाँ, अलबत्ता हम सिर्फ इसमें ट्रांसजेंडर्स को पढ़ते हैं। तो जो जेंडर था उसने ओवरऑल सारे जो जेंडर्स थे, जेंडर बेसिस पर जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उन सब को मिलाकर उन्होंने जेंडर स्टडीज़ बनाई। तो ये इनका जो स्कोप है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वुमेन स्टडीज़ से ज़्यादा जेंडर स्टडीज़ को माना गया, एक्सेप्टेंस दी गई, और उसको ज़्यादातर जो है जेंडर स्टडीज़ को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन स्टडीज़। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि जेंडर स्टडीज़ होता क्या है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड I'll see you in second lecture. Allah Hafiz.